नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर कांग्रेस ने की स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को बर्खास्त करने की मांग। चिदंबरम बोले जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना और भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रेमडेसिविर पर फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि लगता है आप लोगों को मारना चाहते हैं, नया प्रोटोकॉल हमारे समझ से परे है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकारें फेल हो चुकी हैं और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में आप हमें अपने इलाकों के हालात बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोविड-19, कांग्रेस ने की स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को बर्खास्त करने की मांग। चिदंबरम बोले जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के एक बयान को लेकर बुधवार को उन पर निशाना साधा और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि भारत के सभी लोगों को मूर्ख समझ रही सरकार के खिलाफ जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। वहीं पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हर्षवर्धन को बर्खास्त करने की मांग की है। चिदंबरम ने ट्वीट किया, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के उस बयान से आक्रोशित हूं कि ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से भी आक्रोशित हूं कि प्रदेश में टीके की कोई कमी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि क्या टीवी चैनलों पर चल रहे सारे विजुअल्स, अखबारों की खबरें झूठी हैं? क्या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या मरीजों के परिजन झूठ बोल रहे हैं? क्या सारे वीडियो और फोटो फर्जी हैं? चिदंबरम ने कहा, जनता को उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए जो यह मानकर चल रही है कि भारत के सभी लोग मूर्ख हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी डॉक्टर हर्षवर्धन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अस्पतालों में उपचार नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी बरकरार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है। इस स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इस साल स्थिति पिछले साल से बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि वो मानवता का मूल धर्म भूल चुके हैं, सत्ता के अहंकार में इतने चूर हैं कि वो लोगों की वेदना भूल गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंगलवार को एक वेबिनार में कहा था कि 2021 में देश पिछले साल की तुलना में महामारी को हराने के लिए अधिक अनुभव के साथ मानसिक और भौतिक रूप से बेहतर तैयार है। सुप्रिया ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को भी चिंताजनक करार दिया और दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार संवेदनशीलता दिखाने की बजाय लोगों को धमका रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, बोले मोदी मित्रों के फायदे के लिए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल होम क्वारंटीन में अपना समय बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले राहुल गांधी क्वारंटीन पीरियड में भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे। अपने ताजा ट्वीट में राहुल गांधी के कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में कई न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, वैक्सीन निर्माता कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए देश की जनता का पैसा दिया गया। अब भारत सरकार उन्हीं लोगों से इस वैक्सीन के लिए दुनिया में सबसे अधिक कीमत का भुगतान करने के लिए कहेगी। एक बार फिर सिस्टम फेल साबित हुआ, मोदी मित्रों के फायदे के लिए नागरिक फेल रहा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ कई अंग्रेजी समाचार पत्रों की कटिंग साझा की है जिसमें वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संकट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा हो। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट कर मोदी सरकार के विजन पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं जरूरी है, अभी एक विजन वाली सरकार जरूरी है। एक दूसरी ट्वीट में राहुल ने लिखा कि एक दूसरे की सहायता करते आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं, मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिस वजह से वो घर पर ही क्वारंटीन हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेमडेसिविर पर फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, लगता है आप लोगों को मारना चाहते हैं, नया प्रोटोकॉल समझ से परे। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल करने के प्रोटोकॉल को देखते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है सरकार लोगों को मरने देना चाहती है और इसको बनाते वक्त दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोविड-19 के उपचार में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर नए प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सीजन पर निर्भर मरीजों को ही यह दवा दी जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहें। अदालत ने कहा यह गलत है। ऐसा लगता है कि सरकार ने उपलब्धता को बढ़ाने की बजाय प्रोटोकॉल में ही बदलाव कर दिया है ताकि
इंजेक्शन की कमी को छिपाया जा सके। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार से कहा, यह गलत है, ऐसा लगता है दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है उन्हें रेमडेसिविर दवा नहीं मिलेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं लोग मरते रहें। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने रेमडेसिविर की कमी की भरपाई के लिए प्रोटोकॉल ही बदल दिया है। अदालत ने कहा यह सरासर कुप्रबंधन है। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है। अदालत कोविड-19 से संक्रमित एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्हें रेमडेसिविर की 6 खुराकों में केवल 3 खुराकें ही मिल पाई थी। अदालत के हस्तक्षेप के कारण वकील को मंगलवार रात बाकी खुराक मिल गई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। बीते कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई उच्च न्यायालयों ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 1,79,09,267 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक 3,293 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2 लाख को पार कर गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1,48,17,371 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि बीमारी से मृत्यु दर 1.12% है। मंत्रालय ने बताया कि 29,68,709 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.55% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर और घटकर 82.33% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक मृतक संख्या 2,01,187। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी बीजेपी ने तेलंगाना निकाय चुनाव के प्रचार के लिए की बड़ी रैली। जी हां दोस्तों, कोविड-19 की खौफ पैदा करने वाली दूसरी लहर भी चुनावी रैलियों को लेकर जोश को कम नहीं कर पाई है। तेलंगाना राज्य में 7 शहरी निकायों के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारी भीड़ से भरी रैलियों की फोटो ट्वीट की है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी आलोचना के बाद इन पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी को पिछले साल तेलंगाना में दिसंबर में निकाय चुनावों में वृहद स्तर पर प्रचार के लिए भी उस समय काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब पार्टी ने अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो किए थे। लेकिन 30 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रचार में जुटी है। वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार की अगुवाई राज्य इकाई के अध्यक्ष बांदी संजय कर रहे हैं। उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि बीजेपी का झंडा वारंगल में ऊंचा लहराना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी वारंगल और खम्मम में बड़ी बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्थ केयर को अनदेखा किया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने वारंगल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी। सत्ताधारी तेलंगाना राज्य समिति भी प्रचार में बहुत पीछे नहीं है। सीएम के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे केटी रामाराव कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन राज्य के अन्य मंत्री खम्मम और अन्य स्थानों पर प्रचार में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि सीएम केसीआर नागार्जुन सागर में उपचुनाव के प्रचार के लिए एक बड़ी रैली में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही पॉजिटिव पाए गए हैं। बैठक को आयोजित करने वाले 60 से ज्यादा नेता पॉजिटिव हुए। गौरतलब है कि मंगलवार की रैली ऐसे समय सामने आई है जब मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए सोमवार को चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, आपकी संस्था एकल रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा था कि यदि मतगणना का ब्लूप्रिंट नहीं रखा जाता है तो कोर्ट मतगणना पर रोक लगा देगी। कोरोना के प्रकोप को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को विधानसभा चुनावों के नतीजों के ऐलान से पहले बड़ा फैसला लिया। आयोग के अनुसार नतीजों के बाद जीत के जुलूस पर पाबंदी होगी, यानी कि जीत का जश्न सड़कों पर मनाने की मनाही होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा आरोप, तृणमूल कांग्रेस ने कहा केंद्र और निर्वाचन आयोग के हाथ कोविड-19 मरीजों के खून से सने। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके हाथ कोविड-19 मरीजों के खून से सने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के गंभीर खतरे को उन्होंने नजरअंदाज किया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि नजरअंदाज किए जाने के कारण ही अप्रैल महीने के दौरान पश्चिम बंगाल में महामारी तेजी से फैलती गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने संवाददाताओं से कहा कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 रैलियों को संबोधित किया। कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद हर दिन औसतन 2 जनसभा आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अंतिम 3 चरण के चुनाव एक साथ कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से अंतिम के 2 चरण में 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान कर्मियों समेत 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। राय ने कहा
कि केंद्र और निर्वाचन आयोग के हाथों पर कोविड-19 मरीजों का खून है, क्योंकि उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे की अपेक्षा और अपने एजेंडे पर डटे रहे। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है। हमला जारी रखते हुए राय ने कहा कि केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और निर्वाचन आयोग के कदमों के कारण अप्रैल में पश्चिम बंगाल में महामारी फैलती गई, मार्च में संक्रमण उतना नहीं फैला था। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना वायरस टीकाकरण के संबंध में भी लोगों को गुमराह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो, कोविड हालातों को लेकर मोदी सरकार पर फिर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरकार के खिलाफ तेवरों में आक्रामकता देखी जा रही है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर के जरिए मोर्चा खोलते हुए इसे अंधा सिस्टम करार दिया। उन्होंने लिखा कि एक दूसरे की सहायता करने आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के हाथ खून छूने की जरूरत नहीं है, मदद के हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। इससे पहले भी राहुल गांधी कोविड के हालातों को लेकर मोदी सरकार का घेराव करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की वकालत की थी और इन हालातों में सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम जारी रहने पर भी सवाल उठाए थे। कोरोना वायरस का कहर भारत में लगातार बढ़ रहा है और बुधवार को लगातार 7वां दिन रहा जब कोविड-19 संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। वैसे यह लगातार 11वां दिन है जब देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी किए गए ताजा तरीन आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,60,960 नए कोविड केस दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में दर्ज हुए केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की मौत, हाईकोर्ट की फटकार, कौन है जिम्मेदार? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग से कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स लागू नहीं करवाने पर आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। दरअसल एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के प्रशिक्षण से लेकर तीसरे चरण के मतदान तक हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सूबे में अभी तक जहां जहां चुनाव हो चुके हैं वहां कोरोना संक्रमण के मामले कई गुना बढ़े हैं। चुनाव स्थगित करने की मांग। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित कर ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए लोगों का निःशुल्क इलाज व मृतकों के परिजनों को 50 लाख की सहायता व अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। महासंघ के प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि जिन शिक्षकों व कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है उनके परिवारों में बेचैनी है। वर्तमान हालात को देखते हुए कोर्ट भी चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहता है। शैक्षिक महासंघ ने बताया कि पंचायत चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी के बाद अब तक हरदोई लखीमपुर में 10-10, बुलंदशहर, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर में 8-8, भदोही, लखनऊ व प्रतापगढ़ में 7-7, सोनभद्र, गाजियाबाद व गोंडा में 6-6, कुशीनगर, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज व मथुरा में 5-5, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव व बलरामपुर में 4-4 तथा श्रावस्ती में 3 शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। 3 मई को होगी अगली सुनवाई। शिक्षकों की मौत का मामला सामने आने से यूपी पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनके खौफ का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में मामले को संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग और यूपी पुलिस ने चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 मई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शांतिपूर्ण चलता रहेगा किसान आंदोलन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन को सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गुरनाम सिंह गुरुद्वारा सिंह शहीदा में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की आत्मिक शांति के लिए रखे गए सहज पाठ में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये 7वां सहज पाठ था जो शहीद किसानों के लिए रखा गया था। सवाल के जवाब में गुरनाम सिंह ने कहा कि किसी भी किसान ने ऑक्सीजन नहीं रोकी गई है, ये सिर्फ सरकार की चाल है। दिल्ली बॉर्डर पर 6 जगह किसान बैठे हैं और धरना इसी तरह से जारी रहेगा। काफी समय से धरना चल रहा है लेकिन किसी एक भी किसान की मौत कोरोना से नहीं हुई है। केंद्र किसानों के साथ मोर्चा खोलकर बैठी है लेकिन देश में महामारी को काबू नहीं कर पा रही है। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक देश में नहीं है। गुरनाम सिंह
सिंह ने कहा कि आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा, किसान अपना हक लेकर ही उठेंगे। सवाल के जवाब में गुरनाम ने कहा कि किन्हीं कारणों से संसद घेरने का कार्यक्रम रद्द किया गया है। 26 जनवरी वाली घटना फिर से ना हो, क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस तरह के प्रोग्राम में घुसकर आंदोलन को खराब कर सकते हैं। गुरनाम सिंह ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा। पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश से किसानों को समर्थन मिल रहा है। ये लड़ाई जरूरत जीती जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में भूकंप, बिहार और उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी महसूस हुए झटके। जी हां दोस्तों, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम बुधवार सुबह भूकंप के झटकों से दहल गया। खबर है कि क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। असम से शुरू हुए इस भूकंप के झटके पूरे राज्य, उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हाल ही में असम में भीषण भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। इसकी शुरुआत राज्य के तेजपुर से हुई थी। सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार पहला भूकंप सुबह 7:51 पर महसूस किया गया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बड़े भूकंप के बाद करीब 7:55 पर और इसके कुछ मिनटों बाद 2 और झटके महसूस किए गए। खबर है कि भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि राज्य में कई भवनों में दरारें आ गई। स्वास्थ्य मंत्री शर्मा ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिनमें नजर आ रहा है कि भूकंप की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट किया है, असम में भीषण भूकंप आया है। मैं सभी की भलाई की कामना करता हूं और चौकस रहने की अपील करता हूं। उन्होंने जानकारी दी है कि वे सभी जिलों से अपडेट ले रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी जी, पाकिस्तान के रेट पर ही राजस्थान को वैक्सीन दे दो। जी हां दोस्तों, आधुनिक नेताओं का नया नारा आ गया है, तुम मुझे वोट दोगे तो ही मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा गया और अब बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी को वोट दिया तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान के 18 साल से बड़े युवाओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था? यदि दिया था तो राजस्थान के युवाओं को मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं, जबकि यह उनका हक है। वैक्सीन की कीमत से तो कई गुना ज्यादा पैसा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में केंद्र सरकार पहले ही लूट चुकी है। कितने आश्चर्य की बात है कि एक देश एक चुनाव जैसी नेता एक वैक्सीन अनेक दाम पर खामोश है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति और केंद्र सरकार की विफलता के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़े हालात पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से महामारी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जवाब मांगा था। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही है, वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर केंद्र सरकार क्या कर रही है। अदालत का कहना है कि ये राष्ट्रीय आपदा का समय है, हम चुप तो नहीं बैठ सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था, जिस पर सुनवाई जारी है। खबरों पर भरोसा करें तो अदालत ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र सरकार ये क्या कर रही है? अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? उधर राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग अलग रेट पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अदालत ने पूछा कि वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों हैं। सियासी सयानों का मानना है कि पाकिस्तान के रेट पर ही राजस्थान को वैक्सीन मिल जाए तो राजस्थान के बीजेपी सांसदों को थोड़ी तो सियासी ऑक्सीजन मिलेगी, वरना तो अगले चुनाव में युवाओं के बीच जाते वक्त सियासी सांसें उखड़ने लगेंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 से निपटने का गुजरात सरकार का तरीका संतोषजनक नहीं है। अदालत, जी हां दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर मंगलवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और चिकित्सकों के मरीजों को नहीं देखने के कारण अस्पतालों के बाहर संक्रमितों की मौत हो रही है। अदालत ने लॉकडाउन लागू नहीं करने की भी सलाह दी और कहा कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए यह कोई समाधान नहीं है। उसने गुजरात सरकार से भी सभी अस्पतालों को निर्देश देने को कहा कि वे केवल 108 हेल्पलाइन एम्बुलेंस सेवा के जरिए आने वाले मरीजों के बजाय अस्पताल आने वाले सभी कोविड-19 मरीजों को भर्ती करें। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति बी.डी. कारिया की एक खंडपीठ ने कहा, हम यह नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या निगम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है, पारदर्शी नहीं है और इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। अदालत ने कहा, चिकित्सकों के मरीजों को नहीं देखने के कारण अस्पतालों के बाहर जो असामयिक मौत या दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो रही है वे नहीं होनी चाहिए। पीठ ने गुजरात में कोविड-19 संबंधी हालात का स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। गुजरात में पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस से मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है। मामले में पेश हुए एक वकील
ने जब संक्रमण की श्रृंखला रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी तो पीठ ने कहा लॉकडाउन समाधान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन लागू करने से कितने लोगों की आजीविका छिन जाएगी? यह जर्मनी, न्यूजीलैंड या लंदन नहीं है, यह भारत है। अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोविड-19 मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी खुराक मिले। इस जनहित याचिका पर 4 मई को आगे की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए। जी हां दोस्तों, भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। भारत में लोग इस समय दवाइयों, बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इसी बीच टीएमसी लीडर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दूसरे देशों से मदद मांग रही मोदी पर को निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए हैं। सिन्हा ने मौजूदा हालातों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए हैं। दुनिया में टीका देने वाले हम चिकित्सा सहायता के लिए भीख मांग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि हम पहले भी विदेशों से मदद मिली है, लेकिन उन दिनों में हम अपने लोगों के सामने अपनी सोच को लेकर गलत नहीं थे। हमारा वर्तमान नेतृत्व केवल तथ्यों की गलत व्याख्या पर विश्वास करता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।